Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazreen o Samein o Nazreen. Assalamu alaikum. I am Professor Hafiz Haji Abdul Mannan Darwish, speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. Welcome once again. How are you? उम्मीद है तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। आज एक इंतहाई अहम और दिलचस्प टॉपिक पे हम बात करेंगे, मौजू पे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनकी भी मालूमात बस सुनी सुनाई हद तक होती है। आज वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे, जो गूंगे बहरे हमारे लोग होते हैं, उनके साथ बातचीत का या कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, इसको पहले एक ज़माने में डेफ लैंग्वेज कहा जाता था, फिर ये हुआ लिप रीडिंग भी कहते थे, फिर और इस तरह के नाम चलते चलाते आखिर में साइन लैंग्वेज या इशारों की ज़ुबान करार दे दिया गया। बड़ी मेहनत वाला काम है, बड़ी तवज्जो, लेकिन मेरा क्योंकि खुद ताल्लुक़ स्पेशल एजुकेशन से है, सिंस 1970 ट्रेनिंग कोर्सेज, ये वो सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना, अपने सामने जो कुछ हुआ। कोर्सेज मुश्किल कोर्स है, लेकिन यहाँ ट्रेडिंग कोर्स करने के लिए सिर्फ जॉब की खातिर तरीका क्या है? एक कोर्स में अगर साइन लैंग्वेज का ही ले लें, मुश्किल टॉपिक है। साइन लैंग्वेज के कोर्स में अगर 50 पार्टिसिपेंट आ गए, 15 दिन का कोर्स है, अगर 5 दिन भी ना आए तो उनको पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि सर्टिफिकेट देना इनकी मजबूरी है, जो कराने वाले हैं। अगर नहीं देंगे तो लाखों रुपया फी कोर्स जो कमाया जाता है वो आइंदा इनका जाता रहेगा, हमें क्या? कागज़ नहीं मिला तो ना से, सर्टिफिकेट तो सबको मिलते। ऐसे लोगों को मैंने खुद सैकड़ों कोर्सेज करवाए, होते हुए देखे, सब कुछ देखा। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिनका नाम वहाँ होता है वो उन्होंने अटेंड ही नहीं किया होता, बाद में जो इजाफी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उनको बाला वाला मिल जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि ये साइन लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मेहनत से आता है, दूसरी तरफ बात वही है कि ये तरीका है। क्या लोगों को इस तरह की कोर्सेज में बैठेंगे, उनको कागज तो मिल ही जाना, ना भी बैठे तब भी मिल जाना। तो बात ये है कि अगर हमने कोई काम बड़ा करना है तो उसमें इंटरेस्ट तो लेना चाहिए। वो गूंगे बहरे जो भी लोग हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, अल्लाह की तरफ से उनकी कोई डिसेबिलिटी हो गई तो फिर जो लोग, अब मैंने खुद देखा, मिसाल के तौर पे किसी ने डेफ एंड डम का वो वाला टॉपिक उस पर एम.ए. कर लिया, अगर अल मकतूम में ब्लाइंड वाले सेंटर में कोई सीट निकली वहाँ ट्रांसफ़र करा के चला जाएगा। अल फराबी में फिजिकल डिसेबल वालों की कोई सीट निकली, बड़ी सीट निकली, वहाँ चला जाएगा। वो पहले कोर्स किस काम आए, और बाकी वो खुद ब खुद ही एक्सपर्ट हो गए। आगे इससे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक तो बात हुई। जो डेफ एंड डम लोग होते हैं, गूंगे बहरे, इनकी 90%, 99% जो ये लोग होते हैं गूंगे बहरे और एम.आर. ज़हनी माजूर, जो है मेंटली रिटार्डेड, ये अमीर उमरा की औलाद होती है। वालिदैन जितना भी पैसा वो डिमांड की जाएगी वो खुशी खुशी दे देंगे कि भाई इनको घर से बाहर रखो, ताकि हमने कल को रिश्ते नाते भी करने हैं, सब कुछ भी करना, तो ये ना पता चल जाए। जैसे जनरल अयूब खां का पोता डेफ एंड डम था, तारिक अयूब, उसको तो मैं खुद ही जानता था।
सेठ आबद के बच्चे, और वो डेफ एंड डम थे। ज़ियाउल्लाह की जो बेटी थी ज़ैन ज़िया, वो ब्लाइंड तो नहीं थी ना, लेकिन उसकी नज़र भी कमज़ोर थी और वो डेफ एंड डम तो उस तरह से थी, पार्शली। तो बहरहाल वो जो कुछ भी होता है, इससे आगे चले। इस मौजू पे एक और टॉपिक, एक और चीज़ है जिसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है। क्यों? कि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत वाले दिन तो हम पैदा ही नहीं ना हुए। मैंने जब बरतानिया में अपना ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट किया 84-85 में, तो जब शुरू में उन्होंने बताया कि ये बताएंगे ब्रेल और DLS और जो भी सब्जेक्ट थे, रिहेबिलिटेशन, एक था डेफ ब्लाइंड मैनुअल। कहते उन्होंने हमें क्लियर करके बता दिया कि बाकी आप जितनी भी मेहनत करें, जो भी करें, अगर आप उस कोर्स में कामयाब नहीं होंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। मैंने ख़ास तौर पे पूछा, भाई हमारे लिए तो ये नई बात है, ये है क्या? उन्होंने बताया कि वो ऐसे अफराद का कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है जो पैदाइशी तौर पे गूंगे बहरे तो होते ही हैं, ब्लाइंड भी होते हैं, कुछ और डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। हाउ टू कम्युनिकेट, उनसे कैसे करना है। और फिर आगे चल के डिटेल ये बताई कि उनकी 2 किस्में होती हैं। एक वो होते हैं जो बाद में किसी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से वो डेफ ब्लाइंड हो गए। एक वो डेफ ब्लाइंड होते हैं जो पैदाइशी होते हैं। उन दोनों के लिए अलग-अलग सिस्टम है। जो तो बाद में डेफ ब्लाइंड होंगे, उसको, उस सिस्टम को कहा जाता है स्पार्टन। और जो पैदाइशी डेफ ब्लाइंड होंगे वो है मैनुअल एंड स्पार्टन। स्पार्टन उसमें इस तरह से हाथों के ऊपर निशान बना के, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो होता है ना, तो वो निशान बनाते हैं हाथों के ऊपर, तो कम्युनिकेट कर देते हैं, और वो भी उसकी रिटर्न कम्युनिकेशन उनको आती होती है। ये इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा जो मैनुअल वाला सिस्टम है वो इंतहाई मुश्किल है कि उसमें एक आदमी के जहन में कोई तसव्वुर ही नहीं है कि आवाज़ क्या है, बोलना क्या है, कैसे बोलना है। उनके लिए उन्होंने वो जो मैनुअल सिस्टम था, वो मैंने एक दफ़ा पहले भी थोड़ा सा बताया था, मज़ीद आज आपको बता रहा हूँ। वो यूँ उंगलियों के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पे वॉवेल हैं, AIOU, इस तरह से AEIOU, उंगली लगा के फिर यहाँ उंगलियाँ लगानी, यहाँ उंगली लगानी, काफ़ी मुश्किल है। तो मेहनत से मुश्किल कुछ नहीं है, मेहनत से। अब जब ये सिस्टम उन्होंने सिखाया, फिर उसके बाद हमें एक जर्सी नाम का जजीरा था, तमाम को, वो फ्रांस और बरतानिया के, इंग्लैंड के दरमियान जजीरा था, वहाँ 10 दिन के लिए ले के गए। हर एक जो हमारे स्टूडेंट, हर एक को एक एक क्लाइंट के नाम, या क्लाइंट जो है वो उनके सुपुर्द किया गया कि आपने फुल कम्युनिकेशन इससे रख, खाना पीना, सोना जागना, सैर सपाटे, गाना बजे, जो भी एवरी एक्टिविटी। हाँ, और जो कॉलेज का स्टाफ है वो ये देख के नंबर लगाएगा। अब जो उसमें रह गया दखल नहीं देंगे, ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दखल नहीं देंगे, लेकिन ऑब्जर्व करते जाएं। मैंने पूछा जनाब मेरी फिर ड्यूटी क्या हो? उन्होंने कहा जी आप सही दिलचस्पी लेना, आप हर एक से रब्ता करें, अपने बारे में बताएं, उनके बारे में पूछें नहीं। का ये बहुत मजे की बात है। कहते अब सुबह से शाम तक खिलाना पिलाना ये इन लोग का काम है, आप कम्युनिकेशन अपना तारुफ कराएं, उनका तारुफ करें। मैंने रात दिन बड़ी दिलचस्पी मुझे, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद अरसा तक उनके खत आने, कभी ब्रेल में आने, कभी वो लोग ब्रेल ही जानते थे, सबको जानते थे वो जो डेफ ब्लाइंड थे। तो बात ये है, क्या पाकिस्तान में कोई डेफ ब्लाइंड नहीं है? बेशुमार लोग हैं।
انشاءاللہ اس کے بعد ایک میں ویڈیو بناؤں گا، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ جن ٹاپکس پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے ان میں جو افیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور وہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا کہ میں نے ایک دفعہ بولڈلی سینہ تان کے اعلان کیا کہ جو بھی ملٹی ڈسیبل بچے ہیں اس ادارے میں وہ میں ان کو ڈیل کروں گا، اور پھر بہت ہنگامہ وہ انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو بنے گی ایک دو دن میں اس میں آپ یہ سوچیں اور دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ 2 4 5 معذوریاں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ بلائنڈ بھی ہے، ڈیف اینڈ ڈمب بھی ہے، ذہنی لیول بھی اس کا بیچارے کا صحیح نہیں، اب وہ ایم آر میں لے جائے کہ اس کا تو ذہنی لیول بھی صحیح نہیں ہے، نہیں یہ بچہ بلائنڈ ہے، المکتوم میں لے جائے، المکتوم میں لے جائے، نہیں جی یہ تو فزیکل ڈسیبل ہے، ایم آر ہے، ادھر جائیں، ہمارے پاس اس طرح کے بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، فزیکل میں لے جائیں تو وہی کچھ ہوگا، یہ تو جی جسمانی بات ہوئی، یہ تو بلائنڈ ہے، اس کو ادھر لے جاؤ المکتوم میں۔ صرف بات یہی ہے کہ یہ پھر کیا ہوا تھا میرے ساتھ، یہ انشاءاللہ آج والا یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اور اسی کو آگے میں نے ابھی آگے چلانا ہے تاکہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بتا کے جائیں کہ ہمارے نام پہ فنڈ ریزنگ تو بہت ہوتی، باتیں بھی بہت ہوتی۔ مثلا کل میں ایک سینٹر میں گیا، NTCSP نیشنل ٹریننگ سینٹر فار اسپیشل پرسن، کراچی کمپنی میں، وہاں میں نے 5 6 سال اپنے دور میں کام بھی کیا ہوا، وہ مل بھی آ رہے تھے لوگوں سے، باتیں کر رہے تھے، جو ان کے انچارج تھے ان سے بھی ملے، انہوں نے کہا جی ابھی آپ تھوڑی دیر بیٹھے نا تو ایک NGO ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں ان سے ملواتے ہیں آپ کو، میں نے کہا جی ضرور۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی خاتون آ گئی، وہ ایسے لگ رہا تھا یہاں سے کافی دور بیٹھی ہوئی، مثال کے طور پہ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں، بڑی عجیب سے انداز سے بات کر رہی تھی، تو وہ جو انچارج تھے وہ تو بڑے اچھے بندے تھے نا، انہوں نے تعارف کرانا شروع کر دیا، اس عورت سے بتایا کہ یہ اتنے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ہیں، گریڈ 19 میں کام کیا، 30 سال سارا کچھ۔ میں نے کہا کہ جناب مجھے بھی تو بتائیں یہ محترمہ ہیں کون؟ انہوں نے بتایا کسی NGO سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے کوئی علاج معالجے کچھ اس طرح کے کام آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی ان کا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ ہیڈ آفس تو کوئی ہے ہی نہیں کہتے۔ میں نے کہا اچھا چلو ہیڈ آفس ابھی نہیں بنا ہوگا، وزٹنگ کارڈ، مجھے اب 8 سال ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد، میں نے ہر وقت اپنی جیب میں اپنے وزٹنگ کارڈ رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر میرے سے کوئی رابطہ کرنا چاہیے یہ کارڈ ہے، کہتے نہیں ان کا وزٹنگ کارڈ بھی نہیں ہے۔ اور پھر مجھے وہ موجودوں کی بات یاد آئی، تو بلڈ دا کیسل ان دا ایئر، یہ صرف ہوائی قلعے تعمیر کرنے والے لوگ تھے۔ میں نے کہا جناب بہت خوشی ہوئی جی ان سے مل کے، کہ شکر ہے اگر ان کی وجہ سے کسی کو فائدہ نہیں ہے تو کوئی تباہ بھی تو نہیں ہو رہا نا۔ تو یہ ہے فرق ان ممالک کا اور ہمارا کہ جہاں ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہر کوئی اور کچھ نہ بنے، خدا رسول کو درمیان میں لے آنا، قرآن کو درمیان میں لے آنا، یہ کہا گیا ہے وہ کیا کہا گیا ہے، لیکن جو اصل کام ہے نہ کسی کو خوف خدا ہے، نہ کسی کو خوف رسول ہے، نہ کسی نے قرآن پڑھنا، نہ اونچی طاق میں رکھ دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال کچھ ضروری باتیں آج کر دی۔ میرے بھائی بہن اگر کوئی سائن اور ڈیف اینڈ ڈمب ہیں تو یہ اگر کسی طرح سے ان کو آپ لوگ بتائیں کہ جو ویڈیو ان کے بارے میں بنائی گئی ہے ان تک بھی کچھ نہ کچھ بات پہنچے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام۔
چلو یہ ہو گیا نا ایک